गुड इवनिंग एवरीबॉडी। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? धर्मपाल, अभिषेक, निधि, जूही, अनंत, खुशी, लव कुमार, वर्षा, प्रिंसी, सिया, मेरी बेटी का भी नाम सिया है, लव कुमार, रंजना, सुनील, पंकज, निधि, रिंकू, आईएस, सुमित, इरफान, ऋतिक, आधव, दीपक मौर्य, अर्चना मौर्य, आरशी, अनिल गुजर, पंकज वर्मा, कृपेश, आदर्श, राजा, अरुल, तनु, सचिंद्र, पुष्पेंद्र, आदित्य, अभय, दीपक, नारायण, सबका नाम भाग गया तेजी से, आरुल, आरुषि, गौरव, अनिल, अश्विनी, योगेश, अभिषेक, नेहा, आईएस लबासना, वाह, अनिल गुजर, रिंकू यादव, आकांक्षा, निकी, गुड, पवन, रितिका, आईएस, मुस्कान, आदित्य गिरी, विवेक, सुप्रिया, अश्विनी, रानी, मोहम्मद, प्रीति, सौरभ, रोशन, संजना, पूजा, मानसी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कैसे हैं आप? अच्छे हैं? अच्छा हूँ बेटा। मोहम्मद रेहान, नमस्ते जी, नमस्ते। सौम्या जी, रेनू, नुसरत, प्रवीण, दिया सर, फिर मैं आपकी बेटी फ्रेंड हुई ना? जरूर जरूर। बेटियों से अच्छा कोई दोस्त नहीं होता। राधे राधे रेनू जी, राधे राधे। प्रीति जी, गुड मॉर्निंग। चलिए, शिवानी, कृति, अच्छा हूँ बेटा, अच्छा हूँ। आदर्श मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। घर की इकलौती उम्मीद हूँ साहब, इससे इसलिए प्यार से ज़्यादा पढ़ाई करता हूँ। अरे वाह, क्या बात है। चलिए, अच्छा हूँ अनिल बाबू, अच्छा हूँ। पवन कुशवाहा जी, मॉडर्न हिस्ट्री का फुल लेक्चर चाहिए आपका, तो आएगा ना बेटा, टाइम पर आएगा, आने दो। ज्योग्राफी इवनिंग, अच्छा गुड इवनिंग, अरे मैं ज्योग्राफी इवनिंग पढ़ लिया यार, गजब गजब। रविंद्र पवार जी, राम राम जी, राम राम जी, राम राम जी। राम तुम्हारे रोम रोम में बसते हैं, और राम के रास्ते पे चलो तो ये संसार तुम्हारा रोम रोम से ऋणी हो जाएगा। रोम और राम के बीच का ये नाता है कि जो राम ने महसूस किया, जो राम ने विचार किया, जो राम ने आचरण किया, जो राम ने आपको शिक्षा दिया, आप उसे जानिए, जानिए और उसके मर्म को पहचानिए और उसके मुताबिक आचरण कीजिए। आप हिंदुस्तान की संस्कृति के सर्वश्रेष्ठ स्वरूप में अपने आप को साकार कर लेंगे। कहते हैं ना कि राम तुम्हारा वृत्त स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। चलिए, तो अब हमारा मामला क्या है कि अच्छा हाँ, आज ऑप्शनल के बारे में पक्का बताऊंगा, आप लोग एकदम बुरा मत मानिए। आप लोग अब नाराज होने की स्थिति में आ जाएंगे यदि नहीं बताऊंगा तो। आज मैं पक्का बताऊंगा। पुष्पा मौर्य सर, आप मेरा नाम भी ले लीजिए, पुष्पा जी, नमस्ते। चलिए, तो अब पहले संगम काल का टॉपिक देखेंगे। संगम काल, आज हमारे अध्ययन का जो टॉपिक है वो संगम काल है। और संगम काल के अंतर्गत हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, पहले इसे स्पष्ट कर लें। तो यह कि संगम का तात्पर्य क्या है, संगम का तात्पर्य क्या है, फिर संगम का स्रोत क्या है, फिर संगम का कालखंड क्या है,
फिर संगम काल का आर्थिक जीवन कैसा था? फिर संगमकालीन सामाजिक जीवन कैसा था? फिर राजनीतिक जीवन कैसा था? और फिर सांस्कृतिक जीवन कैसा था? सांस्कृतिक जीवन कैसा था? सांस्कृतिक जीवन कैसा था? अब देखो कि क्वेश्चन कहां से आएगा, तो एक तो क्वेश्चन सिंपल यहां से ही आ जाएगा कि संगम युग का मतलब क्या है। संगम काल या संगम युग का मतलब है वह युग जिसका इतिहास मूलतः संगम साहित्य पर आधारित है। संगम साहित्य पर आधारित है। जिसका इतिहास मूलतः संगम साहित्य पर आधारित है। फिर इस काल का इतिहास लिखने के लिए कुछ अन्य स्रोत भी हैं। अन्य स्रोत भी हैं जैसे अशोक का अभिलेख। अशोक का अभिलेख अशोक का अभिलेख जैसे अशोक का अभिलेख नंबर 1। नंबर 2 अशोक 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 का अभिलेख। संगम साहित्य क्या है अनिल गुजर? अभी तो पढ़ना बाकी है बेटा, अभी तत्काल तुरंत तुरंत सवाल का है। आप अपने ऑफलाइन क्लास में नोट्स कैसे प्रोवाइड करते हैं? ऑफलाइन क्लास में नोट्स कैसे प्रोवाइड करते हैं, तो मतलब सिंपल नोट्स दे देते हैं और क्या करेंगे जो फोटो स्टेट होता है और मिल जाता है बच्चों को। अशोक का अभिलेख, फिर इधर अशोक बोल दिया, माफ करिए। प्लीनी की नेचुरल हिस्टोरिका
पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। उसके बाद फिर पुरातात्विक सामग्रियां, पुरातात्विक सामग्रियां आदि, पुरातात्विक सामग्रियां आदि। कुल मिलाकर हमारे सामने में ये बात स्पष्ट है कुल मिलाकर हमारे सामने में ये सारी बात स्पष्ट है। अब हम क्या देखते हैं भाई? तो हम ये देख रहे हैं कि संगम युग का सामान्य तात्पर्य मैंने आपको बता दिया कि वह युग जिस काल का इतिहास लिखने के लिए हमारे पास बतौर स्रोत मुख्य रूप से संगम साहित्य है। संगम साहित्य में फिर कौन कौन सा साहित्य आता है हम उसकी चर्चा बाद में करेंगे। तत्काल सिर्फ इतनी बात यह कि साहित्यकारों के संगम बुलाए गए थे, यानी सम्मेलन बुलाए गए थे, और उन सम्मेलनों के दौरान जो साहित्य रचे गए हैं हम उसी को संगम साहित्य कहते हैं। साहित्यकारों के सम्मेलन बुलाए गए यानी कि संगम बुलाए गए, उन संगमों में जो साहित्य रचे गए उनको हम संगम साहित्य कहते हैं। वो संगम, वो साहित्य कौन कौन से हैं हम उसकी चर्चा बाद में करेंगे। तत्काल सिर्फ और सिर्फ इतनी बात कि साहित्यकारों के सम्मेलन को ही संगम कहते हैं। 3 सम्मेलन बुलाए गए थे, उन 3 सम्मेलनों के दौरान जो साहित्य रचे गए हैं उन साहित्य की किताबों को जब हम पढ़ते हैं तो उनके माध्यम से हमें उन किताबों के रचयिता और रचयिता के काल, उस युग का समाज, उस युग की राजनीति, उस युग के धर्म संस्कृति आदि के बारे में हमें बहुत गहरी जानकारी मिल जाती है। क्योंकि कहते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। तो हम साहित्य पढ़ते हैं तो हमको उसके दर्पण के रास्ते उस युग का समाज मिल जाता है और हम उस आधार पर उस युग का इतिहास लिख देते हैं। यह भी बात ध्यान देने लायक योग है कि उस युग के लोगों का इतिहास लिखने के लिए यद्यपि कि संगम साहित्य ही सबसे मूल स्रोत है, लेकिन कुछ और भी स्रोत हैं। जो अन्य स्रोत हैं मैंने उसका एक लिस्ट दिया है, उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। तो पहली दफा यह समझना था कि संगम युग का मतलब क्या है। जैसे वैदिक युग आपने पढ़ा तो उसको वैदिक युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस काल का इतिहास जानने के लिए सबसे प्रधान स्रोत क्या है, तो वैदिक साहित्य। तो जैसे वहां पर वैदिक साहित्य के आधार पर इतिहास लिखा जाता है तो वैदिक काल कहा जाता है, वैसे यहां पर संगम साहित्य के आधार पर इतिहास लिखा जाता है, इसलिए इसे संगम काल कहा जाता है। ठीक है। सर पता नहीं चलता है कि नोटबुक में क्या लिखें, इतना स्पीड में बोलते हैं और इतना और लिखाते हैं। बेटा आपको अपने स्पीड की चिंता नहीं करनी चाहिए, यहाँ चीज़ें लिखी हुई है। नंबर 1 बोल कर लिखा हूँ, नंबर 2 और दोबारा भी देखने का मौका है, नंबर 3। ये ऑनलाइन के क्लास की सुविधा होती है कि आप दोबारा भी क्लास करके उसको नोट कर सकते हैं। ऑफलाइन वाले बच्चे तो इतने में लिख लेते हैं, ऑनलाइन वाले को तो और ज़्यादा आश्वस्त रहना चाहिए। तो अपनी स्थितियों को लेकर थोड़ा आश्वस्त रहो, कॉन्फिडेंट रहो, हो जाएगा भाई। हाँ, साइड होने की बात तो तुम सही कर सकते हो, मैं साइड तो हो जाऊंगा। सर बोल कर डेली नोट्स बनवाइए। बोल कर डेली नोट्स बनवाने का कोई मतलब थोड़े बनता है। तो पढ़ाने के लिए आया है कि मतलब लिखवाने के लिए आया है? हम अपने जगह किसी और को दे देंगे क्लास, कहेंगे जाओ मेरा नोट्स है इसको बोल कर लिखवा देना।
किसी और को दे देंगे नोट्स तो कहेंगे जाओ लिखवा देना, हो जाएगा। उससे बढ़िया है कि तुम सब लोग पीडब्ल्यू वाले को बोलो कि नोट्स लें और नोट्स लेकर सबको भेज दें, पीडीएफ ही मिल भी रहा होगा पीडीएफ, तो फिर नोट्स बोलकर लिखवाने का क्या मतलब है। यहाँ तो दोहरी सेवा हो रही है कि मैं बोल भी रहा हूँ, लिख भी रहा हूँ, समझा भी रहा हूँ, और परीक्षा के लिए जो जरूरी है वो यही है। फिर बच्चों जैसी बातें काहे करता है भाई। तो बिहार में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं मिलता है यार, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आजकल सब जगह ऑनलाइन मिलता है, तुम क्या क्या बात करते रहते हो। खोजने से भगवान मिल जाता है, तुमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं मिलता है, ढंग से खोजे नहीं हो दोस्त। चलो आगे बढ़ो। तो तात्पर्य की बात तो हमारी हो गई, तो बात स्रोत की आती है। स्रोत की बात भी मैंने बता दिया। अब समझने लायक बात यह है कि संगम साहित्य तो बाद में समझाऊंगा, पहले अन्य स्रोतों पर समझ लीजिए। अशोक का अभिलेख, अशोक का अभिलेख क्या है? अशोक का अभिलेख क्या है? अशोक का अभिलेख यह है कि सही है, सही है, हाँ। अशोक का अभिलेख, इसमें अशोक के सेकेंड यानी दूसरे और 13वें बृहद शिलालेख में दूसरे और 13वें बृहद शिलालेख में कहा गया है कि चोल, चेर, पांड्य और सत्यपुत्र, सत्यपुत्र मौर्य राज्य के पड़ोसी और मित्र हैं, मित्र हैं। चोल, चेर, चोल जो है वह नॉर्थ तमिलनाडु में हुए थे, नॉर्थ तमिलनाडु में। चेर जो है वो केरल में हुए हैं। पांड्य जो है वह साउथ तमिलनाडु में हुए हैं। तो नॉर्थ तमिलनाडु, साउथ तमिलनाडु और केरल, ये 3 राज्य हैं। एक सत्यपुत्र है, सत्यपुत्र के बारे में आज तक कोई ज्योग्राफिकल लोकेशन आइडेंटिफाई नहीं हो पाया है, ने आज तक किसी इतिहासकार को यह पता नहीं चल पाया है कि सत्यपुत्र कौन थे और वो कहाँ रूल करते थे। अनुमान बहुत लगाया गया है, उन अनुमानों से आपके क्वेश्चन का कोई वास्ता नहीं होगा। जब तक कि हिस्टोरियन कंफर्म नहीं होता है, पीटी में क्वेश्चन कभी नहीं डालता है। आपके लिए अच्छा है कभी तक कंफर्म नहीं है, नहीं तो एक फैक्ट और पढ़ना पड़ता। तो खैर, अब ये देखो कि चोल, चेर, पांड्य और सत्यपुत्र के बारे में जानकारी मिलती है हमें अशोक के इन अभिलेखों से, जिसमें यह बात कही गई है कि यह राज्य जो है वह मौर्य राजा के राज्य की सीमा से सटे हुए राज्य हैं, पड़ोसी हैं, और वहां के राजा मौर्य राजा के दोस्त हैं, या वो राज्य मौर्य राज्य के दोस्त की तरह है। और उसके बाद फिर क्या कहानी है कि अगला मुद्दा क्या है कि इन्हीं राजवंशों
का ब्यौरा हमें इन्हीं राजवंशों का ब्यौरा हमें संगम साहित्य से भी मिलता है। इन्हीं राजवंशों का ब्यौरा हमें संगम साहित्य से भी मिलता है। से भी मिलता है। इन्हीं राजवंशों का ब्यौरा हमें संगम साहित्य से भी मिलता है। तो अब देखो कि आपको यह समझ में आ जाए कि संगम काल का तात्पर्य में ये मैंने बता दिया कि वह युग जिसका इतिहास हम संगम साहित्य के आधार पर जानते हैं, लेकिन संगम साहित्य के अलावे और भी कई सारे सोर्सेस हैं। उन सोर्सेस में से एक स्रोत का नाम बताया, वह है अशोक का अभिलेख। अशोक का अभिलेख क्या जानकारी देता है? तो यही कि अशोक के समय में हमें ये सब राजवंश नजर आते हैं, जो राजवंश मौर्यों के पड़ोसी हैं और मौर्यों के साथ मित्रवत हैं। इसका मतलब यह है कि ये सारे राजवंशी अशोक के काल में रहे होंगे। तो प्रश्न ये उठता है इतिहासकारों के मन में कि संगम साहित्य की रचना कब हुई थी? साहित्यकार जिन्होंने लिखा है उन्होंने काल तो बताया नहीं, साहित्यकारों ने काल नहीं बताया है। प्राचीन काल के इतिहास को लिखने वालों के लिए एक बड़ी समस्या रहती है कि हम जब पुरातात्विक स्रोत पर निर्भर होते हैं तो पुरातात्विक स्रोत में हम कार्बन 14 पद्धति के आधार पर उसका काल निर्धारण करते हैं। कार्बन 14 पद्धति को अपनाओगे तो 100 साल आगे पीछे हो सकता है, ये उसका विज्ञान कहता है। साहित्यिक स्रोत के आधार पर इतिहास लिखो तो साहित्यिक स्रोतों में जो भारतीय साहित्यिक स्रोत है उसमें काल दिया ही नहीं गया है। भाषा शास्त्रीय आधार पर यदि इसकी व्याख्या करो तो आगे पीछे हो जाता है। और इसीलिए ग्रीक सोर्सेस का बड़ा महत्व रहता है इतिहास लेखन में, क्योंकि ग्रीक सोर्सेस में काल निर्धारण किया गया है। इसीलिए जब हम कई दफा काल के निर्णय को लेकर कंफ्यूज होते हैं तो हम ग्रीक सोर्सेस के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। यह आपसे पीटी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्रीक सोर्सेस का एक बड़ी महत्वपूर्ण योगदान है इतिहास लेखन में कि उसका इस्तेमाल करने से हम काल निर्धारण करने में सहज हो पाते हैं। अब गौर करने लायक बात यह है कि यदि हम संगम साहित्य का काल एग्जैक्टली नहीं जानते हैं तो संगम युग का काल कैसे तय करें? इतिहासकार अनुमान लगाते हैं कि तीसरी शताब्दी बीसी से, कोई कहता है दूसरी शताब्दी बीसी से लेकर दूसरी तीसरी शताब्दी एडी तक का काल है। एग्जैक्ट काल कोई हिस्टोरियन नहीं जानता है। कोई कहता है 5वीं शताब्दी ईस्वी तक, कोई कहता है 6ठी शताब्दी ईस्वी तक। तो एग्जैक्टली संगम साहित्य की रचना कौन से काल में हुई हिस्टोरियन नहीं जानते, अनुमान लगाते हैं। और अनुमान लगाते हुए कहते हैं दूसरी तीसरी शताब्दी बीसी से लेकर चौथी शताब्दी एडी तक के दौर में कभी तमाम संगम साहित्य की रचनाएं हुई हैं। और चूंकि रचनाएं उस काल में हुई हैं तो उस काल के लोगों के जीवन के लिए इन रचनाओं पर हम निर्भर कर सकते हैं। अब इसी क्रम में एक महत्वपूर्ण बात यह हो गई कि जब हम संगम साहित्य पढ़ते हैं तो उसमें हमको चोल वंश, चेर वंश, पांड्य वंश, ऐसे 3 राजवंशों का इतिहास लिखने को मौका मिलता है। इन 3 राजवंशों के बारे में उस साहित्य में खूब बातें की गई है, खूब उनकी सराहना की गई है, क्योंकि ये सब राजवंशी जो थे वो साहित्यकारों के संरक्षक हुआ करते थे। तो साहित्यकारों ने अपने साहित्य में इन राजवंश के राजाओं के बारे में दिल खोल के सराहना किया है। अब ये वो राजवंश हैं जिनकी चर्चा अशोक के भी अभिलेख में होती है। तो इस आधार पर इतिहासकार मानते हैं कि संगम साहित्य अशोक के काल में भी कुछ रचा गया होगा। तो संगम युग का काल अशोक के काल से है। आपसे यह उम्मीद नहीं की जाती है एग्जाम में कि आप संगम काल का एग्जैक्ट डेट बताइए।
आप सिर्फ इतना याद रखिए कि अशोक के अभिलेखों से हमें संगम काल के 3 राजवंशों के बारे में जानकारी मिलती है। एग्जैक्ट इतना ही फैक्ट आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है। मैं तो सिर्फ इतना डिटेल इसलिए बता दिया ताकि आप समझ सकें कि अशोक के अभिलेख में 3 राजवंशों की जो चर्चा है वो आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्यों? क्योंकि इसी आधार पर तय होता है कि मौर्य काल के समकाल में संगम जीवन पद्धति का भी विकास चल रहा था। ठीक है, हिस्टोरियन को इनमें क्या मजा आता होता। चलिए, अब अगला मुद्दा कि प्लिनी की नेचुरल हिस्टोरिका, प्लिनी की जो नेचुरल, वो मैं पीछे पढ़ा चुका हूं आपको। प्लिनी की नेचुरल हिस्टोरिका के बारे में बताया है कि ये हमारे इस पीरियड को लेकर ट्रेड एंड कॉमर्स का विस्तृत ब्यौरा देने वाली किताब है, का विस्तृत ब्यौरा देती है। आपने पीछे पढ़ा है पोस्ट मॉरियन पीरियड के आर्थिक जीवन में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ट्रेड। अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड के बारे में आपने 2 सोर्सेस का विशेष उल्लेख किया था। एक है प्लिनी की किताब नेचुरल हिस्टोरिका और दूसरी है पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। इन दोनों किताबों से हमें उस युग के जिस व्यापार की जानकारी मिलती है उसका एक बड़ा व्यापारिक हिस्सा जो है वो दक्षिण भारत से रेगुलेट होता है। दक्षिण भारत के व्यापार के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है, दक्षिण भारत के बाहर के व्यापार के बारे में भी जानकारी मिलती है। लेकिन जब हम संगम काल का अध्ययन करते हैं तो संगम काल का मतलब बेसिकली तमिलनाडु का इतिहास, तमिलनाडु और केरल का इतिहास, केरल का इतिहास। क्योंकि चोल उत्तरी तमिलनाडु, पांड्य दक्षिण तमिलनाडु, चेर केरल, इन 3 क्षेत्रों मोटे तौर पर आज के 2 राज्यों के लोगों के इतिहास के बारे में हम पढ़ेंगे। तो दक्षिण भारत का इतिहास भी यदि जानना चाहते हो तो आपको प्लिनी और पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी का सहारा लेना पड़ेगा, इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण बात हो गई। अब अगला मुद्दा है अन्य पुरातात्विक सामग्रियां। अन्य पुरातात्विक सामग्रियों में ग्रीक एवं रोमन सामग्रियां विशेषतः रोमन राजाओं के सिक्के, रोमन राजाओं के सिक्के, रोमन राजाओं के सिक्के, उसमें से स्वर्ण सिक्के, चांदी के सिक्के और तांबे के सिक्के, तीनों तरह के सिक्के मिले हैं। तांबे के सिक्के, कई सारे रोमन राजाओं के सिक्के मिले हैं हमको उस दौर के। इसमें नीरो, तिबेरियस, ऑगस्टस, नीरो, टिबेरियस, ऑगस्टस, इन सब के सिक्के हमें मिले हैं। नीरो, टिबेरियस एंड ऑगस्टस जैसे राजाओं के सिक्के हमें उस काल में दक्षिण भारत से मिले हैं। सिर्फ दक्षिण भारत से नहीं मिले हैं, मिले हैं दक्षिण भारत के अलावे भी अन्य क्षेत्रों से। लेकिन तब हम
इन सिक्कों का इस्तेमाल करके दक्षिण भारत का भी इतिहास पढ़ते हैं, तो दक्षिण भारत का इतिहास माने संगम काल का इतिहास। तो संगम काल की जो जानकारी हमारे पास आती है वो संगम साहित्य के रास्ते तो आती ही है, मूल सोर्स तो वही है, लेकिन अन्य सोर्सेस भी हैं और अन्य सोर्सेस को लेकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इसी के तहत आपसे क्वेश्चन किस भाषा में पूछ देंगे, वो सिंपल इतना पूछ देंगे कि दक्षिण भारत से हमें मौर्योत्तर काल के दौरान कई सारे रोमन राजाओं के सिक्के मिले हैं, सही है। हो सकता है नीरो, टिबेरियस, ऑगस्टस का नाम दे दें, इनके सिक्के मिले हैं। ये उम्मीद मैं आपसे नहीं करूंगा और आपके एग्जामिनर ये उम्मीद आपसे नहीं करेंगे कि आपको सारे राजाओं का नाम याद हो। ज्यादा संभावना यही बनेगी कि राजा का नाम दे देंगे और नाम देकर पूछेंगे कि बताइए इनके सिक्के दक्षिण भारत से मिले हैं कि नहीं, और आपको मारना है कि हाँ हाँ मिले हैं। इसलिए परिचय ले लीजिए, परिचय लेने के वक्त में आपको थोड़ा डिटेल लगेगा, लेकिन इसके बाद फिर आपको इसका एक एक शब्द याद रखना जरूरी नहीं पड़ेगा। तो ग्रीक एवं रोमन सामग्रियां, पर्टिकुलरली रोमन राजाओं के सिक्के, फिर उनकी कई वस्तुएं, एक जगह है मुजरिस, केरल में है। मुजरिस में हमें रोमन लोगों की एक बस्ती का प्रमाण मिला है, लोगों की एक बस्ती का प्रमाण मिला है। मुजरिस केरल में है, एक बंदरगाहीय स्थल है। उस जगह पर रोमन लोगों की एक बस्ती का प्रमाण मिला है, माने रोम के लोग व्यापार करने के लिए यहां आते रहते होंगे फ्रीक्वेंटली, तो कुछ रोमन लोग यहां बस गए होंगे और उन लोगों के बसने के दौरान स्वाभाविक रूप से कई सारी रोमन सामग्रियां भी हमें यहां मिल जाती हैं। हम उन सामग्रियों का इस्तेमाल करते हुए इतिहास लिखते हैं और इससे भारत और रोम के बीच में उस काल के संपर्क और संबंध की जानकारी मिलती है। अब यह संपर्क और संबंध बताता है कि कितना विदेशी व्यापार रहा होगा, गहरा रहा होगा। कुल मिलाकर देखो तो उस युग का इतिहास लिखने के लिए हमारे पास में जो सोर्सेस हैं, उन सोर्सेस के बारे में हमने अपनी चर्चा कर लिया। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, संगम युग का मतलब एक ऐसा युग जिसके बारे में इतिहास लिखना है तो संगम साहित्य पर ही मूल रूप से हम निर्भर करते हैं। संगम साहित्य की रचना कब हुई है उसका एग्जैक्ट काल निर्धारण करना इतिहासकार के वश में नहीं है। इतिहासकार अलग अलग कालों का अनुमान लगाते हैं, मोटे तौर पर दूसरी तीसरी शताब्दी बीसी से लेकर तीसरी चौथी शताब्दी एडी तक का काल मानते हैं। तो इसका कालखंड यही है, सेकंड बल्कि सेकंड बीसी टू थर्ड फोर्थ एडी के मध्य का अनुमान है। कभी कभी एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आ सकता है कि संगम साहित्य की रचना का एक्यूरेट काल इतिहासकार जानते हैं? उत्तर होगा नहीं जानते हैं। इसीलिए 5 इतिहासकार इसके लिए 5 डेट बताते हैं, मुंडे मुंडे मतर भिन्ना की स्थिति हो जाती है। तो ऐसे में मोटा मोटी अंदाजा लगाने के लिए इतिहासकार आपको क्या कहेंगे, 3rd सेंचुरी 2nd सेंचुरी बीसी से शुरू हो गए 3rd सेंचुरी 4th सेंचुरी एडी तक के दौर में कभी इस साहित्य की रचना हुई होगी। अतः उस काल का इतिहास जानने के लिए संगम साहित्य हमारे पास बतौर स्रोत है और हम उसका उपयोग करते हैं। ठीक है, कौन है जुगनू सिद्दीकी? चलिए अब अगला मुद्दा कि
जब हम संगम साहित्य के आधार पर उनका आर्थिक, सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन और सांस्कृतिक जीवन पढ़ने लगते हैं, तो हमें सबसे पहले यह जानना चाहिए कि संगम साहित्य क्या है। नाउ आई विल टेक यू टू द संगम लिटरेचर। संगम साहित्य की ओर आपको मैं ले चलता हूं। मनजीत बाबू, क्लास के अलावा आपको एक नोट्स दिया जाता है, आप उसी नोट्स को पढ़िए और साथ में एनसीईआरटी पढ़िए। ये 3 चीज़ें आप पढ़ते रहिए, आपका काम हो जाएगा। आपको इधर उधर की बातें ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा। एनसीईआरटी की किताब हर हाल में पढ़ना है, सारे बच्चों को पढ़ना है। दूसरी बात यह है कि आपको पीडब्ल्यू की ओर से एक नोट्स दिया गया होगा एंसेंट इंडिया का, शायद मेडवल का भी नोट्स दे दिया गया होगा, प्रीलिम्स का। तो प्रीलिम्स का जो नोट्स दे दिया गया होगा वो नोट्स पढ़िएगा और क्लास पढ़िएगा। क्लास में जो बातें आपको बताई जाती है उसको कम से कम आप 3 बार पढ़िएगा। यदि आप एक बार में सोच रहे हैं कि संपूर्ण अध्ययन हो जाएगा तो आप गलतफहमी के शिकार हैं। एक बार में नहीं होगा, एग्जाम बड़ा ऊंचे स्तर का है, पढ़ाई बड़े गहरे स्तर की है। तो यदि आपको मैं सतही बातें बता दूंगा तो आप सतह पे ही रह जाइएगा, लेकिन यूपीएससी में तो सीधी बात है कि जिन ढूंढा तिन पाइयां, गहरे पानी पैठ। गहराई में उतरिएगा तो आपको मोती मिलेंगे, लेकिन गहराई में उतरना है तो कम से कम आपको 3 बार तो क्लास का मटेरियल पढ़ना ही पड़ेगा। तो क्लास का जो अध्ययन है वह कम से कम 3 बार करिएगा। इसके बाद आपको अतिरिक्त अध्ययन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारे बच्चे लोग, फिर से रिवाइज कर देता हूँ, एनसीईआरटी पढ़ो, पीडब्ल्यू ने जो स्टडी मटेरियल दिया है वो पढ़ो, क्लास पढ़ो, क्लास कम से कम 3 बार पढ़ो। इससे रिलेटेड जितने एमसीक्यू के प्रैक्टिसेस आते हैं वो सारे करो और प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू को तो पक्का देखो। इसके अतिरिक्त कुछ पढ़ने की, कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है? प्रिंट नोट्स निकलवा सकें ऐसा कुछ कर दीजिए आप। भैया मैं एडमिनिस्ट्रेटिव बातों का जवाब नहीं दूंगा दोस्त, एडमिनिस्ट्रेशन में मैं हूं नहीं। आप लोग कभी कभी मुझे जब ज़्यादा समझ लेते हैं, मैं बहुत ही सामान्य भूमिका में हूँ। एज अ टीचर, टीचर आपको पढ़ाने आया है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लेने के लिए लोग दूसरे लोग हैं, वो अलग अलग अथॉरिटी में, अलग अलग भूमिकाओं में लोग हैं। आप उन तक अपनी बातें पहुंचाइए। मुझसे उम्मीद करिएगा, आप ना उम्मीद हो जाइएगा, नाराज हो जाइएगा। आपकी नाराज़गी का बोझ उठाना पड़ेगा मुझे, जबकि न मेरी वो भूमिका है, न मेरी वो अथॉरिटी है। तो मैं बिना अथॉरिटी के रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे निभाऊं दोस्त? जिनके हाथ में अथॉरिटी है उनसे इस रिस्पॉन्सिबिलिटी की मांग कीजिए। टेस्ट एनालिसिस के लिए भी यही बात है कि मैंने कल भी मीटिंग में बताया है कि जो टेस्ट आप देते हैं वो टेस्ट हम तक पहुंचा दीजिए, लेकिन जब तक कि हमारे पास में टेस्ट का पेपर नहीं आता है मैं किसका एनालिसिस कर दूं? आई इवन डोंट नो द क्वेश्चंस ऑफ द टेस्ट, है ना? किसका डिस्कशन करूं? सोचो। 2 तरह के टेस्ट आपके सामने में आते हैं। टेस्ट नंबर 1 होता है जो रेगुलर टेस्ट सीरीज का पार्ट होता है। रेगुलर टेस्ट सीरीज का जो पार्ट होता है वो एक शेड्यूल के मुताबिक चल रहा है, वो साल भर चलता रहेगा। उस टेस्ट सीरीज को आप आज चाहो तो अटेंड करो, चाहे तो आप बाद में अटेंड कर लो। आप उस टेस्ट सीरीज को अटेंड करने के लिए फोर्स्ड नहीं हो। दूसरा टेस्ट होता है आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग। तो टॉपिक के अकॉर्डिंग जो टेस्ट होता है उस टेस्ट का डिस्कशन करना चाहिए टीचर को, मैं ये मानता हूँ। मैंने इसके लिए एक दिया भी है सजेशन कि उस तरह का टेस्ट जब लेते हैं आप तो मेरे पास क्वेश्चन भेज दिया करिए ताकि मैं बच्चों के डाउट्स क्लियर कर सकूं। और मेरे ख्याल से इस वाला मैटर का समाधान 1 आध सप्ताह में निकल जाएगा। लेकिन जो रेगुलर टेस्ट होता है उस रेगुलर टेस्ट का डिस्कशन करना टीचर के बस में नहीं है, क्योंकि वो जो रेगुलर टेस्ट होता है वो उसमें कोई हिस्ट्री मात्र थोड़े ना होता होगा, और भी सब्जेक्ट आते होंगे। और उसका डिस्कशन यदि मैं क्लास के दौरान करूं जबकि मैंने वो टॉपिक पढ़ाया भी नहीं है तो बेकार हो जाएगा।
तो संगम लिटरेचर की बात करते हैं तो वह साहित्य जो साहित्यकारों के संगम यानी कि सम्मेलन के दौरान रचे गए वह साहित्य जो साहित्यकारों के संगम यानी कि सम्मेलन के दौरान रचे गए। पहला पॉइंट यह हुआ। उसके बाद ऐसे 3 संगम हुए हैं। ऐसे 3 संगम हुए हैं। संगम कहां हुए हैं? तो पांड्य राज्य की राजधानी पांड्य राज्य की राजधानी मदुरै में, मदुरा भी बोलते हैं उसे, मदुरई भी बोलते हैं। तो मदुरा साहित्य में मदुरा शब्द का ही उपयोग हुआ है। मदुरा में, मदुरा के बगल में एक है कपाट मदुरा, वहां भी हुआ है कपाट मदुरा। लेकिन आपसे उस डिटेल में क्वेश्चन पूछा जाए मैं उम्मीद नहीं करता हूं। मदुरा कपाट मदुरा आपस में ही सटे हुए हैं। तो जैसे ना नोएडा और ग्रेटर नोएडा टाइप का होता है उसी तरीके से, तो मदुरा और कपाट मदुरा इस तरीके से यहां पर संगमों का आयोजन हुआ है। तो संगम का मतलब ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, साहित्यकारों का सम्मेलन। तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि कई साहित्यकार इकट्ठा होते हैं। कई साहित्यकार इकट्ठा होते हैं। आजकल आप लोग सुनते होंगे लिटरेरी फेस्टिवल वगैरह का आयोजन होता है। तो लिटरेरी फेस्टिवल्स में साहित्यकार लोग आते हैं और वो लोग अपने साहित्य को सुनाते हैं ऑडियंस के सामने में। संभावना इसी तरह की बनती है कि संगम युग में भी साहित्यकारों का फेस्टिवल वगैरह का आयोजन होता था और उस फेस्टिवल में साहित्यकार लोग अपने साहित्य को ऑडियंस के सामने पेश करते होंगे, क्योंकि संगम में बैठकर साहित्य लिखा तो नहीं जा सकता। यदि आप 4-6 लाइन की पंक्तियां लिखना चाहें तो फिर भी संभव है। यदि आप 1-2 कविता लिखना चाहें तो फिर भी संभव है। महाकाव्य वगैरह की रचना या बड़े बड़े खंड काव्य की रचना आप सम्मेलन के दौरान नहीं कर सकते हैं। सम्मेलनों के दौरान साहित्यकारों ने अपनी रचनाएं लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया होगा, उनका पाठ किया होगा, जो आज भी साहित्य एकेडमियों में होता है, लिटरेरी फेस्टिवल्स में होता है। ठीक है, तो साहित्यकार इकट्ठा हुए। जो पॉपुलर शब्द चल रहा है वो यही कि इन्हीं सम्मेलनों में साहित्य की रचना हुई, साहित्य की रचना हुई। मैंने आप लोगों की समझ को थोड़ा स्पष्ट करने के लिए ही कहा कि संभावना ज्यादा बनती है कि उस दौर में साहित्य को पढ़ा गया होगा, रचना पीछे हो गई होगी। लेकिन आप एक सामान्य समझ के आधार पर अपनी बात क्लियर कर लीजिए कि इतिहासकार यही मानते हैं कि ये वो साहित्य है जिसकी रचना संगमों के दौरान यानी कि साहित्यकारों के सम्मेलनों के दौरान हुई थी। अब अगला मुद्दा है कि ऐसे कुल 3 संगम हुए थे। 3 संगमों का आयोजन हुआ था।
3 संगमों का आयोजन हुआ था। तीन संगम में प्रथम संगम के अध्यक्ष थे अगस्त्य ऋषि। अगस्त्य ऋषि को पहले संगम का अध्यक्ष माना जाता है। अगस्त्य ऋषि को पहले संगम का अध्यक्ष माना जाता है और ये कि इन्हें ही दक्षिण में आर्य संस्कृति, इन्हें ही दक्षिण में आर्य संस्कृति को फैलाने का श्रेय दिया जाता है। फैलाने का श्रेय, यह एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। ये जरूर याद रखिएगा। दक्षिण में आर्य संस्कृति को फैलाने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो दक्षिण में आर्य संस्कृति को फैलाने का श्रेय दिया जाता है अगस्त्य ऋषि को। ऐसे पौराणिक कथाएं हैं कुछ इस तरीके की कि अगस्त्य ऋषि दक्षिण की ओर जा रहे थे, उत्तर के थे, दक्षिण की ओर जा रहे थे, तो उन्होंने विंध्य पर्वत को बोला कि हे पर्वत तुम झुक जाओ, मुझे उस पार जाना है। पर्वत ने झुकने से इनकार कर दिया, तो ये गुस्से में आ गया और उन्होंने कहा कि मैं पर्वत को ही नष्ट कर दूंगा। तो अंत में जब इनके क्रोध का आवेग देखा विंध्य पर्वत ने, तो वो झुक गया। झुकने के बाद फिर उसी के पीठ पर पांव रखते हुए वो उस पार चले गए। तो जब क्रॉस कर गए अगस्त्य मुनि, तो विंध्य पर्वत ने कहा कि हे ऋषिवर, क्या मैं दोबारा उठ जाऊं, अपनी ऊंचाई में आ जाऊं? उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, तुम झुके रहो, मैं लौट के आऊंगा। और वो लौट के आए ही नहीं और पर्वत झुका ही रह गया। और इस तरीके से उत्तर और दक्षिण के बीच की जो दूरी थी वो कम हो गई, जो कठिनाइयां थी वो कम हो गई। ये सांकेतिक बातें हैं, साहित्य में इस तरह के संकेत दिए जाते हैं। इतिहासकार उन संकेतों को पकड़ के उसका मर्म आपके सामने में रखता है और वो कहता है कि असल बात ये हुई होगी कि उत्तर की संस्कृति को लेकर, उसके विचार को, उसके आचरण के नियम को, उसके शासन की प्रणाली को, उसकी आर्थिक प्रणाली को, उसके ज्ञान विज्ञान को लेकर ऋषि मुनि गए होंगे दक्षिण की ओर, जिनमें सबसे प्रमुख नाम अगस्त्य ऋषि का आता है। ऐसा भी नहीं हुआ होगा कि एक अकेले ऋषि गए होंगे, कई लोग गए होंगे, जिसमें सबसे बड़ा आदमी जो रहे होंगे वो अगस्त्य ऋषि रहे होंगे। ऋषि का मतलब इंटेलेक्चुअल, ऋषि का मतलब उस युग का सबसे बड़ा ज्ञानी लोगों में से लोग। तो ये ऋषि लोग गए हैं और वहां जाकर उन्होंने उत्तर की संस्कृति को, उत्तर के ज्ञान को, उत्तर के आचरण के नियम को, उत्तर के विज्ञान को, उनके आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, प्रशासनिक विचारों और व्यवस्थाओं को दक्षिण के लोगों तक पहुंचाया। और इसी तरीके से हम क्या कहते हैं इसको? दक्षिण में आर्य संस्कृति का प्रसार। तो दक्षिण में आर्य संस्कृति का प्रसार करने का यश सबसे ज्यादा किसको जाता है? पहला आदमी कौन है? तो ऋषि अगस्त्य। और उन्हीं ऋषि अगस्त्य के बारे में यह कहा जाता है कि वो तमिल भाषा में रचे गए संगम साहित्य में पहले संगम की अध्यक्षता किए थे। 3 संगमों का आयोजन हुआ है, तो पहला संगम जो है उसकी अध्यक्षता कौन किए थे? ऋषि अगस्त्य। और ऋषि अगस्त्य ने कोई एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम है अगत्यार। अगत्यार, अगत्यार व्याकरण की किताब थी। व्याकरण की बुक थी। थी का मतलब क्या है?
ये व्याकरण किताब थी का मतलब क्या है? इसका मतलब कि अब ये किताब उपलब्ध नहीं है। ऋषि अगत्यार ने पहले संगम की अध्यक्षता की, माफ करिए, ऋषि अगस्त ने पहले संगम की अध्यक्षता की। उन्होंने अपने ही नाम पर आधारित एक किताब लिखा, अगत्यार। अगत्यार व्याकरण की किताब रही थी, लेकिन अब वो किताब उपलब्ध नहीं है। यानी कि अनुश्रुतियों में ही मौजूद है, लोक कथाओं में ही मौजूद है, कवियों की कथाओं में ये चर्चा है कि ऋषि अगस्त ने पहले संगम की अध्यक्षता किया, उन्होंने अगत्यार नाम की किताब लिखा। अगत्यार किताब व्याकरण पर लिखी गई किताब थी, लेकिन वो किताब आज उपलब्ध नहीं है। फिर आपके समझ के लिए स्पष्ट करूं, संगम साहित्य कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो तमिल भाषा में। तमिल भाषा की सबसे प्राचीनतम साहित्य कौन सी है? तो यही संगम साहित्य। ये साहित्य रचे गए हैं 3 संगमों के दौरान। पहले संगम के दौर में ऋषि अगस्त ने अध्यक्षता किया था। उस संगम की एक भी किताब आज हमारे पास उपलब्ध नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ बाद के साहित्यकारों के हवाले से ये जानते हैं कि उस संगम के दौरान अगस्त ऋषि ने एक किताब की रचना किया था, जिसका नाम है अगत्यार, जो व्याकरण की किताब थी। व्याकरण वाली वो किताब हमको मिलती नहीं है, और भी कोई दूसरी किताब हमको नहीं मिलती है। तो प्रथम संगम की कौन सी किताब उपलब्ध है? एक भी नहीं, नॉट इवन अ सिंगल। Thanks to the people who have lost it, and congratulations to you. Now you are free not to wrote it. ठीक है। अब आके देखो कि सेकेंड संगम, सेकेंड संगम द्वितीय संगम की किताब है। द्वितीय संगम की किताब, दूसरे संगम के अध्यक्ष कौन थे? दूसरे संगम के अध्यक्ष थे तोलकापियर। तोलकापियर दूसरे संगम के अध्यक्ष थे, तोलकापियर। और इनकी किताब है इन्हीं के नाम पर, तोलकापियम। तोलकापियम किताब का विषय है व्याकरण। यही पहली उपलब्ध पुस्तक है। पहली उपलब्ध पुस्तक है। आज तक संगम युग से संबंधित कोई एक क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा बार पूछा गया है वो यही, तोलकापियम। तोलकापियम के रचनाकार कौन है? तोलकापियम का विषय क्या है? तोलकापियम कौन से संगम की रचना है? ये क्वेश्चन संगम युग पर आज तक पूछे गए सवालों में सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि एक ऐसा युग जिसकी जानकारी संगम साहित्य पर आधारित। संगम साहित्य की पहली उपलब्ध किताब यही है। क्योंकि 3 संगमों का आयोजन हुआ था, पहले संगम की एक भी किताब उपलब्ध नहीं, और दूसरे संगम की सिर्फ एक किताब उपलब्ध है। दूसरे संगम की सिर्फ एक किताब उपलब्ध है, वो है उसके अध्यक्ष तोलकापियर के द्वारा रचित तोलकापियम, जो कि व्याकरण की किताब है। आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि तमिल व्याकरण की पहली उपलब्ध किताब कौन सी है? उत्तर फिर से वही होगा, तोलकापियम।
क्योंकि अगत्या अर्थ उपलब्धि नहीं है। समझ गए आप लोग? संगम साहित्य के राजा कौन थे? आ रहे हैं बेटा, अभी एक एक करके ना आएंगे। सर दूसरा संगम कहां हुआ था? मैंने कहा ना कि मदुरै, कपाट मदुरै में ही हुआ है, दोनों तीनों तीनों संगम। तो आप उसके ऊपर अंदर मत जाइए। मैंने शुरू में ही कहा कि आप उस डेप्थ में जाने की कोशिश मत करो। जीएस की पढ़ाई कर रहे हो, मदुरै ही याद रखो तो काम हो जाएगा। तीनों ही संगमों का आयोजन पांड्य राज्य के राजा की राजधानी मदुरै में हुई है। मदुरै के बगल में ही एक दूसरा शहर है कपाट मदुरा, वहां भी आयोजन हुआ है। तो मदुरै और कपाट मदुरै के झंझट में मत फंसिए, वो आपके काम की चीज नहीं। तो सेकंड संगम का अध्यक्ष कौन? तोल्काप्पियर। उनकी किताब कौन? तोल्काप्पियम। विषय क्या? व्याकरण। यही उनकी पहली उपलब्ध किताब है। उसके बाद फिर आपको जाना पड़ेगा थर्ड संगम की ओर। थर्ड संगम, थर्ड संगम के अध्यक्ष कौन थे? नक्कीरर। 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 नक्कीरर की एक किताब जो बहुत चर्चित है, जो काव्य बहुत चर्चित है, वह है नेडुनल वादे। नेडुनल, नेडुनल वादे। इस पे आज तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन पूछने की संभावना बनती है, क्योंकि यह किताब या कहिए ये काव्य थर्ड संगम के अध्यक्ष नक्कीरर की रचना है। ठीक है। अब आपको एक पॉइंट जो नोट करना है वो ये कि तोल्काप्पियम को छोड़कर, तोल्काप्पियम को छोड़कर, तोल्काप्पियम को छोड़कर शेष सभी संगम साहित्य, शेष सभी संगम साहित्य थर्ड संगम की ही रचनाएं हैं। थर्ड संगम की ही रचनाएं हैं। तोल्काप्पियम को छोड़कर शेष सभी संगम थर्ड संगम की ही रचनाएं हैं। तोल्काप्पियम को छोड़ दीजिए तो बाकी जितना भी संगम साहित्य है वो सब के सब थर्ड संगम की रचनाएं हैं। तो अब हम लोग थर्ड संगम की रचनाओं की ओर चलकर देखें, और यहां से हमको संगम साहित्य का थोड़ा डिटेल पढ़ना होगा। संगम साहित्य का डिटेल पढ़ना होगा। संगम साहित्य के इस डिटेल के तहत क्या पढ़ते हो? संगम साहित्य के डिटेल में सबसे पहला हो गया फर्स्ट संगम, जीरो कर दीजिए। फिर हो गया सेकंड संगम, और तोल्काप्पियम कर दीजिए। बस उसके बाद थर्ड संगम। थर्ड संगम के दौर की रचनाओं की बात यदि करें तो सबसे पहला है महाकाव्य। महाकाव्य। उसके बाद है, उसके बाद है
18 बृहद संकलन, उसके बाद है 18 लघु संकलन, लघु संकलन। 18 बृहद संकलन को क्या कहा जाता है तमिल भाषा में, और लघु संकलन को क्या कहा जाता है तमिल भाषा में? कोई बता सकता है तो बताए। 18 बृहद संकलन को क्या कहा जाता है और लघु संकलन को क्या कहा जाता है? यह हुआ उसका हिंदी वर्जन, ताकि आप समझ सको और याद कर सको। उसका तमिल वर्जन आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में तमिल वर्जन ही आएगा। कोई यदि मुझे बता सके तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि उसका तमिल वर्जन क्या कहलाता है। कोई नहीं बता पा रहा है, कोई नहीं बता पा रहा है, या कि शायद अभी इंतजार करूं कि कोई बता पाएगा। चलिए, नहीं इट्टोगे बेटा, उसका एक पार्ट है। चलिए, इसका नाम है मिल्क नक्कू। मिल्क नक्कू। मिल्क माने मेजर, माने बृहद, माने बड़ा। मिल्क नक्कू माने बड़ा संकलन, मिल्क नक्कू। और यह है किल्क नक्कू। किल्क माने छोटा, किल्क नक्कू। मिल्क नक्कू और किल्क नक्कू। बृहद संकलन और लघु संकलन। संकलन की कुल संख्या दोनों जगह 18-18 ही है। मिल्क नक्कू में भी 18 और किल्क नक्कू में भी 18। ये जो मिल्क नक्कू है, ये बड़ा क्यों है? क्योंकि इसके अंतर्गत विचार की बातें भी हैं और कथाएं भी हैं। आख्यानात्मक है ये। आख्यानात्मक होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा, डिस्क्रिप्शन होगा, डिटेल्ड होगा, डिटेल होगा तो बड़ा होगा, तो इसलिए ये बड़ा है। और ये जो किल्क नक्कू है वो क्या है? ये उपदेशात्मक साहित्य है। ये उपदेशात्मक साहित्य है, उपदेशात्मक साहित्य है। और उपदेशात्मक साहित्य की बात अपने आप में खास होती है कि यह संक्षिप्त होता है। जब कभी भी आप किसी उपदेशात्मक साहित्य के बारे में पढ़ेंगे तो आपको यह मालूम रहे कि उसमें बातें बहुत संक्षिप्त कही जाती हैं। उसको यदि किसी ने एक्सप्लेन करने के लिए कहानियां सुनाई तो वो कहानियां डिटेल्ड हो सकती हैं। जैसे आप यदि उपनिषद पढ़ो तो आपको यह बात नजर आएगी कि उसमें दोनों बातें हैं। एक तो उसमें उपदेश दिया गया है, गुरु ने अपने शिष्य को अपने निकट बिठाकर ज्ञान की बातें बताई हैं, और उसके बाद फिर ज्ञान की उन गहन बातों को समझाने के लिए कई प्रकार की कथाओं का उन्होंने उसमें आख्यान दिया है, कथाएं सुनाई है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि उपनिषद किस प्रकार का साहित्य था, तो उपदेशात्मक और आख्यानात्मक दोनों बातें सही हैं। लेकिन आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किल्क नक्कू किस प्रकार का साहित्य था, किल्क नक्कू किस प्रकार का साहित्य था, तो आप कहेंगे किल्क नक्कू उपदेशात्मक साहित्य था। ऐसे कुल साहित्य कितने हैं? 18। 18 में सिर्फ एक साहित्य है जो आपको याद रखना है। एक आपको जरूर याद रखना है, उस पे क्वेश्चन आता है और आपसे भी पूछा जा सकता है, और वह एक है तिरुवल्लुर। तिरुवल्लुर, तिरुवल्लुर उस युग के साहित्यकार हैं। तिरुवल्लुर की किताब कुरल, कुरल, तिरुवल्लुर की किताब कुरल, उसे तिरुकुरल भी कहा जाता है। तिरु चूंकि लेखक का नाम है,
और कुरल माने उपदेशात्मक साहित्य, तो किसकी कुरल? तो तिरु की कुरल माने तिरुवल्लुवर की कुरल। लेकिन आपको उतने तकनीकियों में नहीं जाना है। कुरल साहित्य का लेखक कौन? तिरुवल्लुवर, और इसे तमिल वेद भी कहा जाता है। तमिल वेद माने विद्वानों ने जब इसके बारे में वर्णन किया है तो कहा कि अरे इस किताब का तो दर्जा बड़ा ऊंचा है तमिल साहित्य में। इसके बारे में यह बात कही गई कि जैसे कि संस्कृत में वेद का महत्व है, वैसे ही संगम साहित्य में कुरल का महत्व है, तो तमिल वेद कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन के ऊपर आपका ध्यान टिका रहना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद में मिल्क नक्कू की बात करिए। मिल्क नक्कू माने 18। अब इसके अंदर भी 2 कैटेगरीज हैं साहित्य के। मिल्क नक्कू में भी 2 कैटेगरीज के साहित्य मिलेंगे आपको। उसमें एक है पट्टपट्टू, पट्टपट्टू, पट्टपट्टू। इसमें 10 काव्य संकलन है, काव्य संकलन है। और एक है एट्टू टोगे, एट्टू टोगे। इसमें 8 बृहद काव्य है। आपको एट्टू टोगे, 8 देखो कितना वर्ड मिल रहा है, 8, एट्टू टोगे 8, 8 8 एट्टू टोगे याद रहेगा, इसमें 8 है। और ये पट्टपट्टू, अब 18 में से 8 निकल गया तो 10 ही बचेगा ना, तो 10, 18 में से 8 निकल गया 10 ही बचेगा, तो 10। कुल मिलाकर आपके सामने में ये कहानी, कुल मिलाकर आपके सामने में ये बात समझ में आ जाती है कि मिल्क नक्कू के 2 कैटेगरीज हैं। अब मैं आपको एक एक उदाहरण मिल्क नक्कू और किल्क नक्कू का दे देता हूं। मिल्क नक्कू और किल्क नक्कू का उदाहरण मैं आपको दे दूंगा, अभी रुक जाओ। सबसे पहली जरूरत होती है कि फर्स्ट लेयर क्लियर रहे आपके दिमाग में, फर्स्ट लेयर क्लियर रहे और उसको मैं रिवाइज करता रहूं। अब मैं आपको आगे की ओर ले जाने के पहले जितना बताया हूं उसका रिवीजन करा देता हूं। जितना पढ़े हो उसका रिवीजन करो। पहला लाइन, संगम युग जब हमने पढ़ा तो हमने कहा कि संगम युग का मतलब वो युग जिसका इतिहास हम मूल रूप से संगम साहित्य के आधार पर जानते हैं। फिर हमने कहा कि संगम साहित्य के अलावे भी कई और सोर्सेस हैं जिनका उपयोग हम इस युग का इतिहास लिखने के लिए करते हैं। तीसरा पॉइंट हमने कहा कि इस युग का तात्पर्य है कि हालांकि इतिहासकार युग को लेकर एक मत नहीं है, लेकिन मोटा मोटी अनुमान लगाया जाता है कि 3rd सेंचुरी 2nd सेंचुरी बीसी से शुरू होकर 3rd 4th सेंचुरी एडी के बीच में कभी इस काल के दौरान इस साहित्य की रचना हुई थी। और चूंकि यह साहित्य तमिल भाषा में रचा गया है तो, और तमिलनाडु और केरल के क्षेत्र के लोगों के बारे में ब्यौरा देता है, तो हम उस क्षेत्र से संबंधित उस काल के बारे में जानकारी देने वाले अन्य स्रोतों का भी उपयोग करेंगे। तो हमने जो अन्य स्रोत का उपयोग किया उनमें से एक है अशोक का अभिलेख, फिर हमने यूज किया प्लिनी की नेचुरल हिस्टोरिका को, फिर हमने यूज किया पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी को, फिर हमने कहा कि उस क्षेत्र से उस काल के कई सारे पुरातात्विक स्रोत भी हमें मिले हैं। पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत हम देख रहे हैं कि रोमनों के व्यापार के प्रमाण हमें अनेक मिलते हैं, यानी उस इलाके से रोमनों का व्यापार होता था, इसके अनेक प्रमाण मिलते हैं। सोना चांदी और तांबे के सिक्के मिलते हैं।
इसमें तांबे के सिक्के को जरूर याद रखिएगा, क्योंकि शुरुआती दौर में इतिहासकारों की ये समझ थी कि सोने के सिक्के ही ज्यादा मिले हैं या अधिकांशतः वही सिक्के मिले हैं। लेकिन अभी पिछले दिनों जो रिसर्च हुआ है उसमें ये बात कही जाती है कि 8,000 तांबे के सिक्के मिले हैं। 8,000 तांबे के सिक्के मिले हैं, माने बड़े पैमाने पे तांबे के सिक्के भी मिले हैं, और नए नए रिसर्चेज के आधार पर क्वेश्चन बन जाता है, तो यह ध्यान रखिएगा। उसके बाद फिर अगली बात यह है कि हमें मुजरिस में रोमन लोगों की एक बस्ती का प्रमाण मिला है। इससे लगता है कि दोनों के बीच में व्यापारिक संपर्क बहुत ही अच्छे स्तर पर था। अब हम आगे बढ़ते हैं और हमने ये देखा कि अन्य सहायक स्रोतों की चर्चा तो हो गई, लेकिन इसे संगम युग कहा जाता है, तो मूल कारण यही है कि सबसे प्रधान स्रोत तो संगम साहित्य है। तो संगम साहित्य के बारे में चर्चा शुरू होगी। जब हमने चर्चा शुरू किया संगम साहित्य के बारे में, तो हमने कहा कि संगम साहित्य का मतलब वो साहित्य जिसकी रचना संगम के दौरान यानी सम्मेलन के दौरान हुई है। सम्मेलन का आयोजन कहां हुआ? तो मदुरा और कपाट मदुरा में हुआ। सम्मेलनों की कुल संख्या 3 है। इन 3 सम्मेलनों के दौरान साहित्यकारों ने जो साहित्य रचा वो कौन सी भाषा में रचा? तो तमिल भाषा में रचा। इन साहित्यों के रचनाकार कौन थे? इन साहित्यों के रचनाकार चोल, चेर, पांड्य तीनों राज्य के साहित्यकार थे। ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ पांड्य राज्य के साहित्यकार थे। चोल, चेर, पांड्य तीनों राज्य के साहित्यकार थे, और तीनों राज्य के साहित्यकारों ने तीनों ही राज्य के राजाओं के बारे में दिल खोल के बारीक तरीके से सराहनाएं की है। दिल खोल के उनके बारे में बहुत बहुत विवेचनाएं की है, बहुत सारी बड़ाई की बातें की है। यानी कि बड़ाई सिर्फ और सिर्फ पांड्य राज्य के राजा की नहीं हुई है। ऐसा नहीं है कि जैसे आज के डेट में तुम हिंदुस्तान के मीडिया को देखो, तुमको लगेगा कि अलग अलग मीडिया के अपने अपने फेवरेट नायक हैं, और हम हिंदुस्तान के लोगों को भी देखते हैं तो उनके अपने अपने फेवरेट नायक हैं। कोई किसी को नायक मान बैठा है, कोई किसी को महानायक मान बैठा है, और जिसको महानायक मान के बैठा है उसका विरोधी हमेशा ही हमको बहुत बुरा नजर आता है। कभी कोई बेवकूफ़ नजर आता है, कभी कोई दुष्ट नजर आता है। इस तरीके से हम आज के डेट में बटे हुए हैं। वो कहते हैं कि अपने रहनुमाओं के अदाओं पे फिदा है दुनिया, इस बहकती हुई दुनिया को संभालो यारों। तो हम इस तरीके से यदि संगम साहित्य को देखें तो हमें एक बात सीखने को मिलेगी कि उस साहित्य के अंतर्गत चोल, चेर, पांड्य तीनों ही क्षेत्र के राजाओं की सराहना में साहित्य लिखने वाले साहित्यकार नजर आते हैं। क्लियर हो गया? उसके बाद फिर अगला मुद्दा क्या है कि साहित्य में आपको यह भी नजर आने को है कि कई सारी महिलाओं ने भी संगम साहित्य की रचना किया है। यद्यपि कि ज्यादातर पुरुषों ने रचना किया है, ज्यादातर पुरुषों ने रचना किया है, लेकिन कुछ महिलाओं ने भी संगम साहित्य की रचना किया है। ये जरूर याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है। अब अगला मुद्दा यह है कि साहित्य के अंतर्गत जो 3 संगम साहित्य के अध्ययन की बात आती है, उसमें से पहले संगम की कोई किताब नहीं मिली। मैंने बताया था उसके अध्यक्ष थे अगस्त ऋषि, जिनको कि दक्षिण भारत में उत्तरी भारतीय संस्कृति को यानी आर्य संस्कृति को फैलाने का यश दिया जाता है। उनकी एक रचना की चर्चा साहित्यकारों ने किया है, किताब मिली नहीं है। अगत्यार व्याकरण की किताब मानी जाती थी। दूसरे संगम के अध्यक्ष थे तोलकाप्पियम के रचयिता तोलकाप्पियर। तोलकाप्पियम कौन से विषय की रचना है? तो व्याकरण की। पहली उपलब्ध तमिल भाषा की किताब, संगम साहित्य की किताब यही है। फिर बाकी जितनी किताबें हैं सबके सब तृतीय संगम की हैं। बाकी जितनी किताबें हैं सबके सब तृतीय संगम की है। और तृतीय संगम की किताबों के अंतर्गत, तृतीय संगम के अंतर्गत हम क्या देखते हैं? तो साहित्य की श्रेणियों को हम
3 भागों में बांट सकते हैं। एक है महाकाव्य, दूसरा है मिल्कनक्कू, तीसरा है किल्कनक्कू। महाकाव्य के अंतर्गत भी चलकर देखो तो आपको महाकाव्य के अंतर्गत देखो तो आपको 10 महाकाव्यों की चर्चा मिलती है। 10 महाकाव्यों की चर्चा मिलती है, लेकिन 10 महाकाव्य मिलते नहीं है। आपके सामने 3 महाकाव्य का उल्लेख किया जाना जरूरी है। एक महाकाव्य है शिल्पादिकरम, शिल्पादिकरम। एक महाकाव्य है मणिमेखले, और एक है जीवक चिंतामणि। जीवक चिंतामणि, 3 महाकाव्यात्मक साहित्य उपलब्ध हैं। अब इन तीनों में से ये दोनों पर ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा नहीं गया है ज्यादा, तो आप याद जरूर रख लीजिएगा। अब देखो कि इसके आगे की पढ़ाई जब तुम करोगे तो तुम्हें यह पढ़ना पड़ेगा कि भाई शिल्पादिकरम के रचयिता कौन थे, इसके रचनाकार कौन है, इलंगो इलंगो अडिकल, इलंगो अडिकल। शिल्पादिकरम के रचनाकार का नाम है इलंगो अडिकल, ये जरूर याद रखिएगा। इसके याद रखने में कोई सेकंड थॉट मत दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण किताब है इलंगो अडिकल। तुम कहते हो कि ये सब याद करना पड़ेगा, तुम ये बात सोचो कि तमिलनाडु वाले लोगों को भी तो संस्कृत के शब्द याद करने पड़ते होंगे। यूपीएससी के अंदर सिलेक्शन हेतु जब उपयुक्तता की कसौटी तय होती है, तुम्हारी सुटेबिलिटी का क्राइटेरिया तय होता है, तो यह माना जाता है कि तुम्हारे अंदर इम्पैथी होगी। इम्पैथी का मतलब होता है दूसरे लोगों के अनुकूल अपने आप को ढाल लेना, तो दूसरे लोगों की संस्कृति के अनुकूल भी ढालने की क्षमता होनी चाहिए। और इसीलिए तुमको हो सकता है कि बतौर आईएएस केरल का कैडर मिले या तमिलनाडु का कैडर मिले या कोई और कैडर मिले, तो वहां की भाषा भी सीखना पड़ेगा तुमको। तुम यहाँ किसी और की भाषा के 8-10 शब्द को याद करने से यदि भागोगे तो इसका मतलब है कि तुम ये दिखाते हो कि तुम्हारे अंदर वो वाला एटीट्यूड नहीं है जिससे कि इम्पैथी क्रिएट होता है। इम्पैथी के प्रति तुम अपने को थोड़ा सा सकारात्मक बनाओगे। यदि तुम सकारात्मक नहीं रहोगे इम्पैथी के भाव के प्रति, तो तुम मानकर चलो कि तुम अपने आप को यूपीएससी की सुटेबिलिटी की कसौटी के ऊपर खारिज कर रहे हो। किसी भी दूसरी भाषा के 10 शब्द यदि आपके सामने में आए तो सबसे पहली भावना यह होनी चाहिए कि ओके 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 ऑल राइट आई विल डू इट। तुम यदि हर चीज अपनी भाषा में चाहोगे तो तुम्हारे लर्निंग का जो दायरा है बहुत सीमित हो जाएगा, और तब तुमको फिर बहुत उपयुक्त नहीं माना जाएगा सिविल सर्विसेज के लिए। तो अब देखो, रचनाकार इलंगो अदिकल, लेखक शिल्पादिकरम। किताब का जो विषय है उसको कहते हैं नुपुर की कहानी। नुपुर की कहानी, नुपुर की कहानी। इसके अंतर्गत 3 कैरेक्टर बड़ी महत्वपूर्ण है, उनके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक है कोवलन, कोवलन। एक है माधवी। सबसे महत्वपूर्ण कैरेक्टर है कन्नगी, कन्नगी। सबसे ज्यादा संभावना बनती है कन्नगी के बारे में पूछने की। मैं आपको इसकी संक्षिप्त कहानी सुना देता हूं।
तो आप इससे संबंधित क्वेश्चन का आंसर बना पाएंगे। कारण क्या है कहानी सुनाने का, तो समझो कि आजकल ना यूपीएससी में एक पैटर्न आ गया है कि जो किताब बड़ी महत्वपूर्ण होती है उसकी कहानी को क्वेश्चन का आधार बना दिया जा रहा है। जैसे कालिदास की किताब के स्टोरी के ऊपर, पर्टिकुलरली उनकी जो किताब है अभिज्ञान शाकुंतलम, उनके स्टोरी पे क्वेश्चन बना चुके हैं। तो ऐसे में संभावना बनती है कि शिल्पाधिकरम की कहानी को क्वेश्चन का आधार बना दिया जाए। तो शिल्पाधिकरम के क्वेश्चन को समझो थोड़ा सा। कहानी यह है कि शिल्पाधिकरम शब्द का मतलब होता है नुपुर की कहानी। नुपुर माने पांव में जो आप पहनते हैं, जिनके चलने से छम 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 होता है, वही नुपुर है। तो नुपुर की कहानी। एक व्यापारी है कोवलन नाम का, उसकी पत्नी है कन्नगी। कन्नगी गांव में रहती है, एक पतिव्रता नारी है। पति कोवलन व्यापार करने के लिए शहर की ओर चला जाता है। शहर में जाकर उसको एक नर्तकी जिसका नाम माधवी है उसके साथ प्रेम हो जाता है और उसके साथ में वह अपने तमाम टाइम और एनर्जी और रिसोर्स खर्च करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे उसके पैसे खत्म हो जाते हैं और माधवी से उसका संबंध भी टूट जाता है। अब वो लौट कर फिर आता है अपनी पत्नी के पास, उसको सारा का सारा किस्सा बयान करता है और तब पत्नी कन्नगी ने कहा कि बीती ताहि बिसार दे, आगे की सुध ले। और उसके तहत बात आई कि नए तरीके से नया धंधा शुरू करो। तो नया धंधा शुरू कैसे करें? धंधे के लिए तो पैसा चाहिए। तो कन्नगी ने कहा कि मेरे पास नुपुर की एक जोड़ी है, उसका 1 यूनिट मैं तुमको दे देती हूँ, बहुत बढ़िया है, महंगा है, उसे बेच लो। जहुड़ी के पास कुछ पैसे मिलेंगे, उसी पैसे से नया धंधा शुरू कर दो। वह बेचने के लिए जाता है नुपुर जहुड़ी के पास में। जहुड़ी ने देखा, कह रहे ये तो बड़ा ही विशिष्ट किस्म का नुपुर है। ऐसा ही एक नुपुर का यूनिट महारानी के पास में था, जिसको किसी ने चुरा लिया था और उसकी खोजबीन चल रही थी। तो जौहरी ने कोवलन को पकड़ के राज दरबार में पेश कर दिया। राज दरबार में महारानी के नुपुर के यूनिट से कोवलन के हाथ से बरामद हुए नुपुर के यूनिट को मिलाया गया। अब मिलाया गया तो देखा गया कि हाँ भैया, ये तो सेम वैसा ही है। सेम वैसा ही है के आधार पर यह सिद्ध हो गया कि कोवलन चोर है और उसको चोरी की सजा के तहत मृत्युदंड दे दिया गया। अब इस बात की खबर जब कन्नगी को लगती है, कन्नगी कुपित होते हुए आती है। उसका बैकग्राउंड मैंने बताया था, पतिव्रता नारी है और साहित्य कहता है कि पतिव्रता नारी के अंतर्गत असाधारण शक्ति होती है, दैवीय शक्ति होती है, अति प्राकृतिक शक्ति होती है। वो क्रोध से तमतमा आती है और उसके बाद उसने सबसे पहले तो कोर्ट में यह सिद्ध कर दिया कि मेरा पति निर्दोष था। कैसे सिद्ध किया? उसने कहा कि महारानी के नुपुर की एक जोड़ी का 1 यूनिट महारानी के पास है और दूसरा यूनिट मेरे पति के हाथ से बरामद हुआ। तो इसका मतलब है कि अब वैसा कोई नुपुर होना नहीं चाहिए, लेकिन मेरे पास में तो एक और यूनिट बचा हुआ है। इससे यह सिद्ध होता है कि एक ही जैसे 2 जोड़े बने थे। एक ही जैसे 2 जोड़े बने थे, एक जोड़ा मेरे पास में था, एक जोड़ा महारानी के पास में था। महारानी के पास में जो यूनिट बचा हुआ है उसका दूसरा यूनिट किसी ने चुरा लिया। जिसने चुराया आपको मालूम नहीं है। मेरे पति के हाथ से जो यूनिट प्राप्त हुआ है वो मेरे जोड़े का यूनिट है, जिसका कि दूसरा यूनिट मेरे हाथ में। राजा इस बात को समझ गया कि हां, हमसे अन्याय हो गया है। अब उसके बाद देखोगे तो जो कन्नगी है वो कुपित हो जाती है और उसके बाद में उसने ठान लिया कि मैं शहर में आग लगा दूंगी। पतिव्रता नारी की जो शक्ति होती है उसी का उसमें पूरा बयान किया गया है। फिर उनको शांत करने के लिए तमाम तरह की कोशिशें की गई है और वहीं से पत्नी पूजा की शुरुआत होती है। आदर्श पत्नी के रूप में कन्नगी की पहचान होती है और कन्नगी की पूजा आदर्श पत्नी के रूप में की जाती है। उसको पत्नी पूजा कहते हैं। पत्नी पूजा माने पत्नी की पूजा। आप आज भी तमिलनाडु में चले जाइए, आपको कावेरी नदी के किनारे कन्नगी की बहुत बड़ी बड़ी प्रतिमाएं नजर आएंगी। आपने शायद कोई फिल्म देखा होगा, पिछले दिनों एक बड़ी अच्छी फिल्म आई थी, मतलब आई लव वॉचिंग दैट फिल्म। जय भीम करके शायद फिल्म का नाम है, मतलब मैं एग्जैक्ट उसका टाइटल नहीं याद कर पा रहा हूं, लेकिन जय भीम ही है शायद।
जो जय भीम में तमिलनाडु के बैकग्राउंड की ही कहानी है, और तमिलनाडु के बैकग्राउंड की कहानी में एक मजदूर के साथ में बहुत अत्याचार हुआ है, और उस मजदूर की पत्नी ने अपने पति की खोज में और उसको न्याय दिलाने की खोज में एक वकील साहब का सहयोग लिया है, और अंतिम हद तक वो लड़ाई करती गई है, और अंततः कोर्ट में जज साहब के सामने में वकील साहब उस पत्नी के बारे में बता रहे होते हैं कि आज की कन्नगी यही है, आज की कन्नगी यही है। कन्नगी वही है जो शिल्पादिकरम वाली थी। तो कन्नगी एक बहुत ही प्रोमिनेंट कैरेक्टर है तमिलनाडु के साहित्य में, इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा कि कन्नगी कौन से साहित्य की कैरेक्टर थी, शिल्पादिकरम के साहित्य की। ये किसी भी साल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आज तक आया नहीं है, बट आई गेस कि वो जल्दी ही आने वाला है। ठीक है। मणिमेखलाई के लेखक हैं सीतले सत्तनार। सीतले सत्तनार, सीतले सत्तनार। ये एक तरीके से ना मणिमेखलाई रचना जो है वह शिल्पादिकरम का ही पार्ट 2 है। इट इज लाइक द धूम 2, और यू कैन से द टर्मिनेटर 2, और यू कैन से कि सरकार 2। ये उसका एक्सटेंशन है। उसी माधवी की बेटी से एक राजकुमार को प्रेम हो जाता है, प्रेम से भी आगे बढ़ के कहिए कि आकर्षण हो जाता है, और लड़की उस राजपुरुष के साथ संबंध बनाना नहीं चाहती है। तमाम प्रकार के दबाव पड़ते हैं। अंततः वह स्त्री क्षुब्ध होकर, निराश होकर फिर संघ की ओर चली जाती है, भिक्षुनी बन जाती है। तो ये कहानी इस तरीके से आगे बढ़ती है। मणिमेखलाई की कहानी के ऊपर क्वेश्चन पूछने की संभावनाएं नहीं है, संभावना है शिल्पादिकरम की कहानी के ऊपर। क्लियर है? तो इस तरीके से सीतले सत्तनार की, इसकी तो जीवक चिंतामणि, लेखक का भी नाम जीवक की तिरुत्तक दिवर, तिरुत्तक दिवर, तिरुत्तक दिवर की रचना है। रचना का नाम है जीवक चिंतामणि। इसमें जैन धर्म पर विशेष बल दिया गया है, जैन धर्म पर विशेष बल दिया गया है, जबकि इन दोनों किताबों में शिल्पादिकरम और मणिमेखलाई में बौद्ध धर्म पर विशेष बल है, बौद्ध धर्म पर विशेष बल है। आप देखोगे कि शिल्पादिकरम की कहानी का एक किस्सा यह है कि माधवी नाम की जो लेडी थी, नर्तकी, जिससे कि प्रेम हुआ था कोवलन को, माधवी की मां बहुत ही शातिर महिला थी। उसने कोवलन से सारे पैसे ठग लिए। कोवलन को लग रहा था कि उसके पैसे माधवी ठग रही है, लेकिन ठग रही थी उसकी मां, और इस वजह से कोवलन और माधवी के बीच का जो संबंध है वो बिगड़ता चला गया। कोवलन का माधवी के प्रति सोचना गलत हो गया, और माधवी को कोवलन में हर बात पे गुस्सा करने वाला एक व्यक्ति नजर आने लगा। दोनों के संबंधों में खटास आ गई, दोनों सेपरेट हो गए। माधवी को बाद में पता चला कि कोवलन के गुस्से का कारण यह था कि मेरी मां उसके सारे पैसे ठग ली। तो कोवलन से तो अलग हो जाती है, और वो फिर निराश हो जाती है, और भौतिक दुनिया से उसकी वितृष्णा हो जाती है, और वो भी बौद्ध भिक्षुनी हो जाती है। और बाद में इसकी बेटी मणिमेखलाई के कैरेक्टर के रूप में आती है, वो भी बौद्ध भिक्षुनी हो जाती है। देखोगे बार बार बौद्ध भिक्षुनी होने की कहानियां आपको नजर आने को है, तो बुद्धिज्म इसमें प्रोमिनेंट नजर आता है, और जीवक चिंतामणि में जैनिज्म आपको प्रोमिनेंट नजर आएगा, जिसके रचयिता कौन थे? तिरुत्तक दिवर। उसके बाद तब आपको मैंने ये बताया कि साहित्य के अंतर्गत देखो तो बृहद संकलन और लघु संकलन नजर आया। लघु संकलन की कहानी मैंने बता दिया है, तिरुवल्लुर की किताब कुरल, और बृहद संकलन का 2 कैटेगरी है, मिल्कनक्कू का 2 कैटेगरी है, पट्टापट्टू और एट्टूटोगे। पट्टापट्टू और एट्टूटोगे के अंदर की कहानी हम आज नहीं करेंगे, उसके ऊपर 5-10 मिनट का टाइम बिताना पड़ेगा। मैं आगे जो कल का क्लास लूंगा उसमें संगम का टॉपिक तो कंप्लीट हो ही जाएगा। संगम के टॉपिक को कंप्लीट करने के अलावा मैं आप लोगों को जो पढ़ाने जा रहा हूं कल, वो है गुप्त काल का टॉपिक। कल संगम काल के टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद मैं गुप्त काल के टॉपिक को लेकर चलूंगा।
ठीक है, आज इतना ही।